Good morning, children. I, Babita Parmar, welcome you all in your own channel providing physics easy notes. आज हम चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर 9 पे पहुंच चुके हैं. बायट-सॉर्ट्स लॉ हमने पढ़ लिया है. उसी का इस्तेमाल करते हुए हमने एक फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी एक्सप्रेशन निकालनी है. आप इसमें एक चीज़ पहले तो बायोट-सॉर्ट्स लॉ क्या दिस बायोट-सॉर्ट्स लॉ ये कहता है जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. इसको रट लीजिए. दिस इज द मैग्नीट्यूड. ये हम कर चुके हैं. वेक्टर फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं वी राइट इट एज म्यू 0/4 पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन आर क्यूब. अगर आप देख लीजिए इसको भी को करेंगे ब्रेक तो डी एल इंटू आर साइन थीटा होगा. आर से एक आर कटेगा, आर स्क्वायर हो जाएगा. इसकी डायरेक्शन के लिए एक मैंने रूल बताया था. एक तो आपका ही होता है राइट हैंड पाम रूल, जो कि बड़ा आसान सा है कि आप करंट की डायरेक्शन में थंब को रखें. जहाँ को आपकी उंगलियाँ जा रही होंगी वो डिसाइड करेगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. दूसरा, आप ये डी एल क्रॉस आर जिस भी प्लेन में आपके ये दोनों हैं इसके परपेंडिकुलर ही होगा इसका रिजल्टेंट. इसका रिजल्टेंट कौन है? डी बी वैक्टर है. तो डी बी वैक्टर इसके परपेंडिकुलर ही रहेगा. सो आप इसमें उंगलियों को कर्ल करिए. डी एल से आर की तरफ कर्ल करेंगे. थंब इज गोइंग टू गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. ये बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चे आपने याद रखनी है. अब इसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट लॉन्ग फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण. ठीक है. अब देखो एग्जाम में कई बार फाइनाइट लॉन्ग वायर भी दे सकते हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर भी दे सकते हैं. चाहे फाइनाइट दें चाहे इनफाइनाइट दें, स्टार्ट आप फाइनाइट लेंथ लेकर ही करेंगे. लास्ट में हम लिखेंगे कि अगर ये इनफाइनाइट लेंथ होती तो क्या होना था. ठीक है. सो याद रहेगा, चाहे फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर बोले चाहे इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर बोले, दोनों में स्टार्टिंग क्या करोगे? आप फाइनाइट लेंथ लेकर चलोगे. इज इट क्लियर? एक और चीज़, ये क्वेश्चन दो जगह पे आता है. स्ट्रेट लॉन्ग वायर जो करंट को लेके जा रही है उसमें बायोट-सावर्ट्स लॉ से भी निकालने को दिया जाता है, और एक हम आगे एम्पियर्स लॉ पढ़ने वाले हैं उसके कारण भी हमें वो फील्ड निकालने आना चाहिए. तो एग्जाम में ध्यान से पढ़ेंगे कि बायोट-सावर्ट्स लॉ के लिए दिया गया क्वेश्चन है या इट इज़ फॉर एम्पियर सर्किट. चलिए अब हम बायोट-सावर्ट्स लॉ कर रहे हैं, इसको कंप्लीट करते हैं. तो ये लीजिए, अगर मान लो आपके पास एक लॉन्ग वायर है ए बी. दिस इज़ द वायर ए बी. ये आपने फाइनाइट लेंथ ले ली. चलिए इसको एक्स वाई जो है आपकी वायर है. सो एक्स वाई स्ट्रेट फाइनाइट लॉन्ग वायर. इनफाइनाइट वर्ड भी यूज़ किया तब भी आप फाइनाइट ही लोगे स्टार्टिंग में. ठीक है. आई जो है करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर. ये मान लीजिए इसमें जो करंट है आई जो है वो उसके ऊपर फ्लो कर रहा है. पी एक पॉइंट है. दिस इज से P is a point at distance से x distance पे है, perpendicular distance x from this conductor. So P point at perpendicular distance x from the wire
where we are supposed to calculate the magnetic field. यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करना है P पॉइंट पर, x डिस्टेंस पे है. तो अब बायोट-सॉर्ट्स लॉ हमेशा याद रखना है कि ये पूरे किसी भी वायर के कारण नहीं देता है. हमेशा जब हम ले रहे थे कि ये वायर है तो एक छोटे से एलिमेंट, दिस स्मॉल एलिमेंट dl के कारण I इज़ द करंट, ये dl वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन हमेशा करंट की डायरेक्शन की तरफ ही होती है. यहाँ कोई पॉइंट P है जो ये r वेक्टर है, इनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल दिस थीटा वाज देयर, I dl साइन थीटा. तो अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये तो जनरल r डिस्टेंस पे लिया था, अब यहाँ पॉइंट P पे निकालना. एक स्ट्रेट कंडक्टर है आपका, इसके कारण तो इधर पे भी हमें क्या लेना पड़ेगा, एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा dl, और वो भी सर्टेन डिस्टेंस पे होगा इसके पॉइंट P पे. तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ये छोटा सा एलिमेंट इधर ले लेते हैं L, दिस इज पॉइंट एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, कितना है, दैट इज x OP है ना, फ्रॉम द वायर वेयर वी आर सपोज टू फाइंड दिस. नाउ O से ही इसका मान लीजिए L डिस्टेंस पे, ये हम यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये L डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dl, ठीक है. और ये जो है छोटा सा एलिमेंट, इट इज़ एट डिस्टेंस से r, हम उस एलिमेंट का ही डिस्टेंस लेते हैं. सो dl लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर एट डिस्टेंस, इसको पॉइंट को हम नाम दे देते हैं C, ठीक है. एट डिस्टेंस OC इक्वल्स टू L डिस्टेंस पे एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट हमने ले लिया. नाउ R इज डिस्टेंस ऑफ स्मॉल एलिमेंट या डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम स्मॉल एलिमेंट dl से ये जो दूरी है दिस इज योर r. देन अकॉर्डिंग टू बायोट-सॉर्ट्स लॉ, एंड सपोज दिस एंगल, यहाँ हम इसको लेते हैं थीटा, ये पॉइंट P पे एंगल बना रहा है बिकॉज यहाँ पर एक छोटे से एलिमेंट के कारण आपने फील्ड निकाला है, ठीक है ना. तो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स कहाँ तक फैले होंगे, ये इस एक्सटेंट तक फैल जाएंगे. इफ़ यू सी, ये अगर यहाँ तक ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स लो तो ये एंगल यहाँ से वैरी करता जाएगा, ये नीचे को भी वैरी करेगा, ये ऊपर को भी वैरी करेगा. सो दिस वे इट गोज़ लाइक दिस कि आप अभी यहाँ थीटा ले रहे हो, ठीक है. जबकि जो बायोट-सॉर्ट्स लॉ होता था उसमें जब हम एंगल लेते थे, हम लोग एंगल लेते थे r वेक्टर और dl वेक्टर के बीच में. r वेक्टर और dl वेक्टर के बीच में मतलब वी वर इंटरेस्टेड इन दिस एंगल, लेकिन हमने थीटा किसको लिया, ये थीटा यहाँ लिया. और थीटा क्यों लिया इसको, क्योंकि हम ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स को बाद में जोड़ेंगे तो पूरी लंबाई पे आ जाएगा इस वायर के. तो ये एंगल वैरी कर रहा है कि जैसे जैसे अगर मान लो ये एलिमेंट इतनी दूर ना होके यहाँ होता है ये एलिमेंट, तो ये यहाँ पर ये एंगल थीटा की वैल्यू कम हो जाती है, और पास होता है और कम हो जाती है, दूर होता है ये एंगल बढ़ता जाता है. तो ये थीटा की वैल्यू जो है वो इस तरह से यहाँ दोनों तरफ को बढ़ रही है. तो इधर पे हमने थीटा लिया, तो जो एंगल बायोट-सॉर्ट्स लॉ में इस्तेमाल होगा वो कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा. दिस एंगल विल बी देयर, क्योंकि 90 माइनस थीटा इज द एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर, इनके बीच में जो एंगल होगा. दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज योर r वेक्टर, दिस इज योर dl वेक्टर. I करंट आपका उस तरफ को जा रहा है, ठीक है. देन अकॉर्डिंग टू अच्छा, उससे भी पहले यहाँ पे थीटा लिखना चाहिए था हमें. क्या है थीटा, इज व्हाट, एंगल
made by small element at P with respect to PO, है ना, ये एंगल थीटा है. एंड this theta varies from phi 1 in upward direction varies from की जगह till कर देते हैं, till angle phi 1 in upward direction and till angle phi 2 in downward direction so that all small elements on the wire can be covered, है ना. तो ये एंगल आपका कितना हो गया, मैंने कहा ऊपर की तरफ कितना तक गया, वो phi 1 एंगल तक गया, तो वो ऊपर वाला एक्सट्रीम आ गया, ठीक है, ऊपर की तरफ. और अगर नीचे की तरफ जाता है तो ये मान लीजिए phi 2 एंगल तक चला गया, ठीक. अब इसके बाद ताकि सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स को ये कवर कर सके. नाउ अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, बायोट-सावर्ट्स लॉ, magnetic field at point P due to element dl vector will be, मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, लॉ magnitude of magnetic field, this dB will be equal to mu 0 upon 4 pi I dl sin divided by r square. साइन किसका है, एंगल बिटवीन, साइन एंगल कौन सा होगा, ये आपका OCP, बिकॉज OCP क्या है, एंगल बिटवीन DL वेक्टर एंड R वेक्टर के बीच का एंगल है. सो दिस इज इक्वल टू, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा. So dB will be equal to आपका mu 0 upon 4 pi I dl, साइन कितना है वो 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय r square. This is equal to mu 0 upon 4 pi I dl cos theta upon r square. This is dB. अब आप ये देखिए, आपको B निकालना है, तो इन सारे एलिमेंट्स को छोड़ते जाएंगे अब, लेकिन जैसे जैसे ये एलिमेंट दूर करते जाते हो तो ये R की वैल्यू क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है ना. दिस R अगर मेरा एलिमेंट इधर होता तो ये R की वैल्यू बढ़ जानी थी, और दूर होता और बढ़ जानी थी, इधर आएगा कम हो जानी थी, यहाँ आएगा x हो जाएगी. इसी तरह दोनों तरफ ये R की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है. और थीटा तो चलो ठीक है, थीटा है, अगर आप ऐसे थीटा एंगल को इंटीग्रेट कर दें, phi 2 नीचे की तरफ phi 2 ले लें, ऊपर की तरफ phi 1, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड टोटल मिल जाएगा. लेकिन इसमें एक R फैक्टर है जो चेंज हो रहा है, इसको हटाना पड़ेगा. एक DL है, DL के रिस्पेक्ट में तो वो इंटीग्रेट नहीं होगी, cos थीटा विल बी इंटीग्रेटेड इन टर्म्स ऑफ d थीटा होना चाहिए, ये dB. सो हियर इफ यू सी दैट एज द वायर is made up of large number of such small elements
such that theta changes to phi 1 in upward direction and phi 2 in downward direction with respect to x equals to OP equals to x. इसके रिस्पेक्ट में ये ऐसे चेंज हो रही है. Therefore B will be equal to integral of dB, which will be equal to mu 0 upon 4 pi I भी करंट भी कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन dl cos theta upon r square. Now here you see r changes with change in position of small element. Therefore we will write r in terms of constant value x. x कांस्टेंट है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप वो ट्रायंगल में देखिए. अब ऐसा ट्रायंगल दीजिए जिसमें x तो कांस्टेंट रहने वाला है, ये बदलता रहता है. तो अब ये थीटा के टर्म्स में अगर इसको लिखना चाहें तो क्या, ये थीटा, ये x है, x ये r है, तो ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, ये बेस का काम कर रहा है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करो तो कॉस थीटा आप ले सकते हैं. कौन सा वाला ट्रायंगल लोगे, POC. इन ट्रायंगल POC cos theta is equal to base upon hypotenuse, है ना. तो cos theta बेस क्या हो गया आपका x, हाइपोटेन्यूज कौन हो गया r, सो r is equal to x upon cos theta. ठीक है, आप देखिए cos theta तो है ही है, जो चेंज हो रहा है वो आ जाएगा, x कांस्टेंट रहेगा, ये r आपका हट जाता है. दिस इज स्मॉल a. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. इसमें हम देख रहे हैं कि हमें क्या क्या करना है. एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, दिस इज ए, उसमें हमने आर को जो है वो बदल दिया. दूसरा डीएल है, तो डीएल के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट नहीं होगा, वो तो डी थीटा के होगा. सो बी कॉस थीटा इन इक्वेशन 1 विल नॉट इंटीग्रेट in terms of dl. It will integrate with respect to d theta. ठीक है, तो इसका मतलब dl, therefore we have to remove, we have to write dl in terms of d theta, राइट. तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से एक ट्रायंगल लेंगे. कौन सा वाला ट्रायंगल लेंगे, जिसमें ये आ जाए. तो अगर आप l लेते हैं, थीटा लेते हैं और x लेते हैं, तो यहाँ देखो थीटा की चाहिए, ठीक है, x भी कांस्टेंट है, चाहिए एक l आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा, क्योंकि दिस ये थीटा के एंगल वाला परपेंडिकुलर, ये बेस. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा वाला, वही POC, आपका tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो tan थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कौन है, L, अपॉन बेस क्या है, x. सो दिस इज L इज इक्वल टू x tan थीटा. Or I can write dl, differentiating L with respect to theta. So dl will be equal to x secant k square theta d theta. This is differentiating L with respect to theta. So dl is equal to this. This is what we have B. Now substituting A and B in equation number 1. Substituting equation A and B
इन इक्वेशन 1 में आप डाल दीजिए। तो b विल बी इक्वल टू म्यू ज़ीरो बाहर है, 4 पाई बाहर है, i भी बाहर है, dl की जगह पर बच्चे क्या आ गया हमारा, x सीकेंट का स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या था आप देखो यहाँ पे, नीचे आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दिस विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव। अब इसमें से देखिए जो चीज़ें आपकी कटती हैं आप उन चीज़ों को काट दीजिए। ओके, सो यहाँ पे दिस इज 1 अपॉन cos square theta, this can be written as mu 0 upon 4 pi i है, एक x स्क्वायर से एक x कट गया, इंटीग्रल सीकेंट का स्क्वायर थीटा cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, ये 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा है तो दैट इज सीकेंट का स्क्वायर थीटा, और एक x तो है ही है ना, एक x कट गया था, अब ये सीकेंट स्क्वायर थीटा भी कट जाएगा। So this is a x is also constant, mu 0 upon 4 pi I upon x, और बचा कौन, cos थीटा डी थीटा, और ये तो डेफिनेटली इंटीग्रेट हो जाता है। सो थीटा चेंजेस फ्रॉम -φ2 इसलिए क्योंकि नीचे की तरफ है, टू +φ2, लोअर वैल्यू -φ2, सो b विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -φ2 अपर लिमिट φ1 म्यू 0 अपॉन 4 पाई i अपॉन x तो है ही, cos थीटा डी थीटा, क्या फॉर्मूला आ जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई i अपॉन x, ऐसे आ जाएगा। cos थीटा का आंसर क्या होता है, इंटीग्रेशन, दैट इज साइन थीटा। लोअर लिमिट क्या है, -φ2, अपर लिमिट क्या है, φ1, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, म्यू 0 अपॉन 4 पाई i अपॉन x, दिस विल बी योर साइन φ1 माइनस साइन -φ2, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई i अपॉन x, दिस इज साइन φ1, ये क्या होता है, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन φ2। दिस इज द फॉर्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर बच्चे। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ वायर, कैसी वायर है, वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, पर लेंथ के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा है, किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर, और कितने एंगल तक वो जो वायर की एक्सटेंशंस हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो दिस बी डिपेंड्स, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन नंबर 1 पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वायर, एक तो इस बात पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा बात एंगल्स पॉइंट P मेक्स विद रिस्पेक्ट टू टू एंड्स ऑफ वायर, दोनों एंड्स वायर कितना ये एंगल बना रही है, इस एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इन एंगल्स पे डिपेंड कर रहा है, और ये परपेंडिकुलर, इसकी लंबाई कितनी उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। सो बी डिपेंड्स ऑन दिस, ये डिपेंड ऑन दिस डज नॉट, अच्छा तीसरी बात करंट के तो वर्क कर ही रही है, करंट आई डज नॉट depend on length of wire, वायर की लंबाई पे नहीं डिपेंड करती। तो ये बातें आपको बच्चे याद रखनी है।
ठीक है। ये मेन फॉर्मूला तो आपको आ ही गया, ये न्यूमेरिकल्स पे भी हम यूज़ करेंगे। अब इसके कुछ केसेस देख लेते हैं, ठीक है। केस 1 ये देखते हैं कि अगर वायर जो है वो इनफाइनाइट लेंथ की हो तो क्या होगा, ठीक है। इफ़ द स्ट्रेट वायर इज, केस 1, if the wire is of infinite length, ठीक है। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ की है तो कैसा होगा, ये आपकी ये वायर है, ये यहाँ भी नहीं हमें पता लग रहा है कहाँ तक जा रही है, यहाँ भी नहीं हमें पता लग रहा है कहाँ तक जा रही है, एंड दिस इज़ द पॉइंट P। अब ये जब बहुत दूर, जैसे जैसे दूर जाती जाएगी एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो हम ये एंगल को मानते हैं कि इन्फिनिटी पर जाकर मिल रही है, ठीक है। ये यहाँ से अगर जाती है ऐसे तो इट मीट्स एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इतनी दूर है कि हम इस एंगल को क्या लेते हैं, 90 डिग्री ले लेते हैं। दिस एंगल इज टेकन एज 90 डिग्री। सो व्हेन वायर is of infinite length, point P meets the ends of the wire at infinity. Therefore, phi 1 is equal to phi 2 is equal to 90 degree taken, ठीक है। हेंस B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू 0/4 I/x sin 90 प्लस sin 90 कितना होता है, 1 + 1, म्यू 0/4 I/x 1 + 1, तो आपका फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा, आपको याद रखना है 4π2I/x। ये वाला क्वेश्चन जो है ना इनफाइनाइट लेंथ का, ये हम एम्पियर्स लॉ से भी निकालेंगे ये फार्मूला, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। एक हो गया इफ द वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अब लेते हैं इसका केस 2। केस 2 में ले लेते हैं सेमी इनफाइनाइट लेंथ। इफ वायर इज ऑफ सेमी इनफाइनाइट लेंथ, बच्चे इसमें याद रखना है, तो हम सिंपलेस्ट केस ले रहे हैं, इसको हम ज़्यादा मैं डिराइव नहीं करूँगी, बट आपको रिलेशन पता है कि एक एंड इसका जो है ये फिक्स नोन है, सेमी है ना, और ये वाला एंड हमें नहीं पता कहाँ पे है, तो इसका जो पॉइंट P है वो एग्जैक्टली इसके एंड पे लिया हुआ है, ठीक है। आपके भी 12th के सिलेबस में न्यूमेरिकल्स में यही आएगा, अगर दिया है तो P पॉइंट यहाँ से बिल्कुल सही परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता होगा कि कितना x डिस्टेंस पे है, और ये नहीं आपको मालूम, तो ये जो एंगल है, ये एंगल क्या जा रहा है आपका phi 1, दिस एंगल इज phi 1, तो ये phi 1 इज टेकन एज 90 डिग्री, और यहाँ phi 2 जो होगा, जो नीचे की तरफ आता था, दैट इज 0, बिकॉज ये बिल्कुल इसके साथ है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी हैव। तो B की वैल्यू क्या हो जाती है इस वाले में, जो आपको याद रखनी है, दैट B इज इक्वल टू म्यू 0/4 I/x साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री, सो दिस विल बी इक्वल टू योर म्यू 0/4 I/x। ये आपको फॉर्मूला, अगर आपको कैसी दी हुई है उन्होंने, सेमी इनफाइनाइट लेंथ दी है, ये फॉर्मूला होगा। अगर इनफाइनाइट है तो ये, और अदरवाइज जो जनरल है जो आपने अभी किया, दैट इज़ कंप्लीट। अगर आपको दिया हुआ है तो हम पहले कर चुके हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, दिस इज़ केस 2। अब एक और केस 3 एक और मैं डिस्कस करूँगी, उसके बाद आई विल टेक द न्यूमेरिकल्स। ऐसे इसी में आ जाना चाहिए था मुझे, कि अगर केस 3 को ज़्यादा बड़ा कर दिया, फ्रेश पेज क्यों वेस्ट करूं, क्योंकि इसके बाद मैंने न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देने। आई विल टेक केस 3 ईयर ओनली। केस 3,
अगर आपसे पूछा जाए कि आपको फाइनाइट लेंथ दी हुई है, दिस इज़ द लेंथ, ये एल लेंथ दी हुई है वायर की, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये बराबर हिस्सों में बांटा हुआ है। पी पॉइंट जो है, दैट पी पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस एक्स एंड लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लेंथ, इसके परपेंडिकुलर, ये एक्स डिस्टेंस पे है, तो फिर आपके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कितनी होगी। तो जो एंगल अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो इसका मतलब क्या हो गया, P is at perpendicular distance x such that it is on right bisector of conductor, ठीक है। अगर ये राइट बाइसेक्टर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ से आप इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, है ना, ये चीज़ें, ये और ये बराबर है, ये कॉमन है, दिस मीन्स ये एंगल, दिस एंगल विल आल्सो थीटा, इधर को भी ये थीटा, बिकॉज ये कॉन्करेंट ट्रायंगल्स बन जाएंगे। ये कॉमन साइड हो गई, ये आपकी ये और ये दोनों साइड्स भी बराबर है इसकी, ये कॉमन साइड हो गई आपकी, तो ये थीटा 1 एंड थीटा 2 जो है, दिस एंगल्स आर ऑल्सो सेम, क्योंकि जितनी दूरी है यहाँ को गया है उतनी दूरी है यहाँ को गया, तो दोनों एंगल ने बराबर होना है। सो B इज़ इक्वल टू क्या होता है, B इज़ इक्वल टू म्यू 0/4 पाई I अपॉन x, है ना, इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, दोनों एंगल्स आपके जो है वो सेम है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू म्यू 0/4 पाई I अपॉन x 2 टाइम्स साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये मान लीजिए ये x है, ये y है, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला, दिस इज इक्वल टू LX, है ना, सॉरी दैट इज LO पॉइंट है, XO या OX अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ये वाली साइड ले लेते हैं हम, XP। तो OX इज इक्वल टू व्हाट, OX इज L/2, what is XP, that is under root of L square plus X square, this is what we have। अच्छा L square भी नहीं, L square upon 4, क्योंकि L/2 है ना, this length is L/2, ये L/2 है, ये X है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आ गई L square/4, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, दिस इज इक्वल टू, इसको आप L/2 ऊपर तो है ही है, नीचे वाले में आप इसका एलसीएम निकाल लो, तो 1/2 बाहर निकल गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, L square प्लस 4x square, है ना, और यहाँ से ये 1/2 है, ये ऊपर भी 1/2 है, कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी योर L डिवाइडेड बाय अंडर रूट L square प्लस 4x square। तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू म्यू 0/4 पाई, ये तो ऐसे ही रहेगा ब्रैकेट में, इधर पे कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स I इंटू L डिवाइडेड बाय x टाइम्स अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। सो दिस इज़ व्हाट, अगर आपको ये बोल दे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है इसके। सो दीज आर द थिंग, ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। जब तक फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कि क्या है। वंस यू स्टार्ट डूइंग द न्यूमेरिकल्स यू कम टू नो कि व्हाट द बेसिक, क्या चीज़ें हैं जो हमने इसमें पढ़ी हैं और कहाँ हम उसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा दिया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
80 centimeter from the axis of rotation is 7 micro Tesla. तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 80 सेंटीमीटर है, तो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्यों ले लिया है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होगा, फ्रॉम द स्ट्रेट वायर होना चाहिए क्वेश्चन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन गलत है, क्वेश्चन शुड बी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर इज दिस मच, एक स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है उसका है। तो आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक अच्छा क्या निकालना है, कैलकुलेट द करंट निकालना है, क्या दिया मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है, बी वेक्टर इज गिवन 7 माइक्रो टेस्ला, दैट मीन्स 7 into 10 raised to the power minus 6 Tesla is given. Distance from the axis, from the straight infinite wire axis नहीं, from the straight infinite wire, so r distance या x distance जो आपका है वो कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 80 डिवाइडेड बाय 100 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.8 मीटर्स। दिस इज बिन गिवन, आपसे आई पूछा है कि करंट कितना होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इज गिवन एज, कैसे देते हैं हम, दैट फॉर्मूला यू विल राइट डाउन कि आपको जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सो स्ट्रेट वायर आपको दी हुई है और आपको नेट फील्ड वहाँ कैलकुलेट करना है, तो हम फॉर्मूला निकाल चुके हैं। B इज इक्वल टू कितना निकाला था हमने, दैट वाज इक्वल टू μ0/4 पाई 2I अपॉन x, इनफाइनाइट लेंथ का केस देखा था हमने, ये देखिए यहाँ पर हमारा निकला था ये 5 1 + 5 2, ये तो आया। उसके बाद हम केसेस पे चले गए थे, स्पेशल केस, अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ की है तो फॉर्मूला था μ0/4 पाई 2I/x। सो हमें ये फॉर्मूला सीधा ही है, आपको यहाँ पे I की वैल्यू निकालनी है, तो दिस B की जगह कितना है आपका 7 × 10 raised to the power minus 6 इज इक्वल टू μ0/4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10 raised to the power minus 7 × 2 × I डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज हाउ मच 0.8, तो आप I को अकेला छोड़ दीजिए, दिस विल बी 7 × 10 raised to the power minus 6 × 0.8 डिवाइडेड बाय 10 raised to the power minus 7 × 2। अब यहाँ से जो चीज़ें कटती हैं उनको काट दीजिए, 2 1 0.4 और ये हो जाएगा 4 7 28, 2.8 × 10 raised to the power minus 6, ये +7 ऊपर चला जाएगा, सो 2.8 × 10 raised to the power 1, और आई कैन राइट 28 एम्पियर्स विल बी द करंट। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल पहला ही केस हमने लगा दिया। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, गिव डायरेक्शन ऑल्सो। ये आपकी स्ट्रेट वायर है और फाइनाइट लेंथ ही, डेफिनेटली इसमें 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, 15 मीटर पे आपको निकालना है, यानी यहाँ पर आपको I की वैल्यू जो है, इसको मुझे थोड़ा एंगल्स भी दिए हुए हैं, तो क्या क्या चीज़ें दी पहले वो देख लेते हैं। I इज़ गिवन 5 एम्पियर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज गिवन 15 मीटर्स, आपको phi 1 की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री, phi 2 की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री, तो आपको निकालना है क्या है B। अच्छा, रही बात वो निकालने की, डायरेक्शन भी बोला है, तो राइट हैंड पाम रूल, इसको पकड़ा कि ये करंट है, थंब को अपने करंट की तरफ रखो, उंगलियां कहाँ टर्न हो रही हैं, P पॉइंट पे उंगलियां कहाँ जा रही हैं, नीचे की तरफ हो जा रही हैं, सो टक, अगर ये P पॉइंट इस तरफ होता तो क्या हो जाना था, इसने
ऐसे निकल के आनी थी उंगलियाँ। तो यहाँ जो फील्ड होगा वो कैसा होगा, द फील्ड हियर विल बी इनवर्ड फील्ड, है ना। पता लग गया इनवर्ड क्यों लिखा मैडम ने, क्योंकि मेरी उंगलियाँ राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से इफ़ द थंब इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, द टर्न ऑफ द फिंगर्स एट पॉइंट पी गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो वो अंदर को जा रही है मेरी उंगलियाँ, इसलिए फील्ड भी अंदर को जा रहा है। अब आपसे मैग्नीट्यूड भी पूछा हुआ है, सो देव आस्क्ड यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। सो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, आपका जो फॉर्मूला हमने निकाला था, दैट इज़ जो फाइनल फार्मूला इसमें किया था केसेस लेने से पहले, आपका फॉर्मूला था बी इज़ इक्वल टू म्यू 0.4 पाई आई डी एल साइन फाई 1 प्लस फाई 2। सिंपल फॉर्मूला आपको डालना है, बी इज़ इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई अपॉन एक्स साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। सो दिस इज इक्वल टू वॉट, 10 raised to the power -7 इंटू करंट कितना दिया है बच्चे, 5 एम्पियर, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 15 मीटर्स, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू वॉट, 1/3 इंटू 10 raised to the power -7 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस साइन 30 1/2। सो दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10 raised to the power -7, और ये हो जाएगा आपका 2 √3 + 1। सो दिस इज √3 + 1 divided by 6 into 10 raised to the power -7 Tesla. Okay, this much is the value of the field. ठीक है, अब find the magnitude and direction of the at point P, इस पॉइंट पे बोला है। तो अब इसमें ऐसे लूप में फॉर्म में ये करंट है, देखो, है ना। अगर मैं राइट हैंड का थंब देखती हूँ, देखो अगर मैं यहाँ देखती हूँ, ये मेरी उंगली दिख रही है, ऐसे जा रही है मेरी उंगलियाँ, मैं से मोड़ रही हूँ राइट हैंड की। पी पॉइंट पे क्या होता है, मेरी देखो अंगूठा मेरा करंट की तरफ ही है, पी से ये मेरी उंगलियाँ निकल के आ रही हैं, द फील्ड इज आउटवर्ड। इस वाले की बात करते हैं, यहाँ अंगूठे की तरफ हो गया मेरा करंट, उंगलियाँ मैंने मोड़ी पी की तरफ अपवर्ड। फिर बात आती है इसकी, इसमें नीचे की तरफ को है ना, करंट ऐसे जा रहा है बेटे, अपने अंगूठा रख के देखिए आप, पहले एक स्क्वायर बनाइए, ये डायरेक्शंस ले लीजिए, आप देखो इसमें ऐसे आ रहा है, उंगलियां ऐसे, अब ये पी पॉइंट पर बाहर को निकल के आ रही है। फिर इसकी बात करेंगे तो ये डायरेक्शन है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट, मेरा अंगूठा तो है देखो बिल्कुल करंट की डायरेक्शन में जा रहा है, मेरी उंगलियां क्या हो रही है, पी पॉइंट पे निकल के बाहर। सो एवरी वे, अच्छा यहाँ पर ज़रूर लिख देना हमने, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड palm rule, field is going inward, है ना। यहाँ पर हमने देखा चारों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, एवरीवेयर इट इज कमिंग आउटवर्ड। तो पहले एक को ले लेते हैं हम, मान लीजिए, अच्छा ये साइड भी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है, ये ओ इसका सेंटर है, ठीक है। सो दिस इज़ 4 सेंटीमीटर। अब ये हमें पता है, दिस यहाँ से हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा, है ना, कि एक्स डिस्टेंस जब मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने निकालना है, तो मान लीजिए अगर ये ए बी सी डी है, तो एक के सिमेट्रिकली सब जगह चल रही है, और सब जगह जो फील्ड है, या यू कैन राइट magnetic field at point P due to AB, BC, CD and DA is directed upward and distance of
each side is equal from P. Therefore, net field at P will be equal to magnetic field at due to AB plus magnetic field due to BC plus magnetic field due to CA plus magnetic field due to AD, है ना, AB BC CD CD and DA, which is equal to 4 times magnetic field due to say AB, क्योंकि सेम आनी है लेंथ. Magnetic field point to this is directed upward and distance of each is equal from P. So therefore net magnetic field is equal to this. यहाँ P पॉइंट पे जो कि 4 टाइम्स दिस हो गया. अब इसको निकाल लेते हैं. इसको निकालने के लिए क्या है, दिस इज़ अगर ये 4 है तो अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसा, ये एंगल कितना होगा 45, सेंटर को जोड़ रहा है ये 45, ये आपका 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर. एक्स देखना है हमने कि कितना होता है ना. मैग्नेटिक फील्ड में तो हम एक्स यूज़ करते हैं बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज व्हाट, डी विल बी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं और साइन एंगल देखेंगे. तो साइन जो एंगल आप देखोगे इसमें, इसमें कितना एंगल ये आपका बना रहा है. So that is equal to sin phi 1 plus sin phi 2. ये फॉर्मूला है हमारा. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x निकालना है. x इन x आपको पता नहीं है, और phi 1 कितना है 45, है ना. अच्छा, दिस इज ये एंगल यहाँ सेंटर में जो एंगल बनाता है, दिस एंगल इज ऑल्सो 45, ये एंगल भी 45, ये 90 है. तो ये डायगोनल्स इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होते हैं वैसे. तो दिस इज़ 45, दिस इज़ 45, तो phi 1 इज़ 45, phi 2 इज़ ऑल्सो 45, ये दिया हुआ है. एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, इन ट्रायंगल, इसको आप ओ नाम दे दो, है ना. ट्रायंगल ओ पी ए, अगर इस ट्रायंगल में देखें हम तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस ए की, जो भी आपका डिस्टेंस है x, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी. सो x इज़ इक्वल टू व्हाट, इफ़ यू टेक दिस, ये 2 आपको पता है, ये एंगल 45, तो अगर x जो है वो बेस की तरह ही काम कर रहा है. सो x अपॉन 2 क्या है, ये x क्या है आपका बेस, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, टू इज परपेंडिकुलर. So base upon perpendicular is tan 45, tan है ना, tan 45 हो जाएगा. तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 2 इंटू tan 45, tan 45 इज 1, सो x इज इक्वल टू 2. इसकी वैल्यू जो है आपकी 2 हो जाएगी. अब x की वैल्यू तो चलो 2 हो गई, आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, आप ये चेक कर लीजिए. x इज इक्वल टू 2, सो b विल बी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन 2 साइन 45 प्लस साइन 45. दिस इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन 2 इंटू 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस 1 बाई अंडर रूट 2. दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन 2. तो ये 2 से ये 2 कट गया, ये तो हो गया 4 टाइम्स म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन अंडर रूट 2.
और दिस BP विल बी कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी? सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी 4 टाइम्स म्यू 0 अपॉन 4 पाई 4I अपॉन अंडर रूट 2, 4I अपॉन अंडर रूट 2 आगे वैल्यू, दिस विल बी द वैल्यू। कैलकुलेशंस को थोड़ा चेक कर लेंगे अगर बाई चांस कोई मिस्टेक ना हो। देन फोर्थ क्वेश्चन इज इफ द करंट ऑफ 90 एम्पेयर इज फ्लोइंग इन अ इनफाइनाइट लेंथ वायर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, बेटा डायरेक्शंस का हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग, ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट मतलब ये आपका हो गया V वेस्ट और ये ईस्ट। तो आपकी ये वायर है इनफाइनाइट लेंथ की, इसलिए मैं डॉटेड लाइन से कर देती हूँ। कहाँ से? ईस्ट से वेस्ट को करंट जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट को कितना करंट जा रहा है? 90 एम्पियर करंट जा रहा है। और फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज़ एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.5 मीटर एट साउथ। यहाँ से साउथ ये हो गया आपका, नॉर्थ उधर को होगा, दिस इज साउथ। यहाँ ये कितना डिस्टेंस? 1.5 मीटर पे यहाँ पूछा है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों निकालनी है। विच इज़ परपेंडिकुलर, ऑल्सो गिव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, दोनों चीज़ें आपको निकालनी है। तो स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर है, क्या फॉर्मूला पढ़ा था इनफाइनाइट वायर का? तो फॉर्मूला तो आप सीधा ही लगाओगे, B इज़ इक्वल टू क्या होता है? म्यू 0 अपॉन 4 पाई एंड 2I अपॉन x, ख़त्म। करंट आपको दिया हुआ है x 1.5 मीटर दिया हुआ है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻⁷ 2 इंटू 90 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? 1.5। इसको कैलकुलेट कर दीजिए कितना हो जाएगा? 15 2 इंटू 900 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10⁻⁻⁷, 15 1 और ये 6 6 5 6 0 60, 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 120 इंटू 10⁻⁻⁷। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो 2 डिजिट के बाद इधर ले आए 1.2, तो ऐसे तो 120 को 1.2 नहीं बना सकते ना, 10⁻⁻, क्या लिखना पड़ेगा? 2 इंटू 10⁻⁻⁷, सो 1.2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ख़त्म। डायरेक्ट क्वेश्चन। ये जैसे HP बोर्ड में जब क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे ही डायरेक्ट ही आएंगे आपको इस तरह के, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इफ़ करंट ऑफ 40 एम्पीयर इज़ गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अच्छा इसमें डायरेक्शन भी बतानी थी। तो अब ये हो गई, मेरी अंगूठा गया इधर, है ना, पॉइंट ये है जहाँ हमको निकालना है। मैंने क्या बोला था? अंगूठा रखो ऐसे और उंगलियाँ ऐसे करो। जिससे ये करंट, देखिए करंट की डायरेक्शन में मेरा अंगूठा, अब मैं उंगली घुमाऊंगी, लेकिन उंगलियां यहाँ इस तरफ तो अंदर जा रही हैं, लेकिन मैंने ढूंढना है इधर, थोड़ी ढूंढना है, मैंने कहाँ ढूंढना है? पॉइंट P पे। तो जब मैं पॉइंट P पे आती हूँ तो मेरा उंगलियां क्या आ रही हैं? ऊपर की तरफ को। सो फ्रॉम राइट हैंड palm rule, the field is coming outward, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो डॉट से दिखाओ, इनवर्ड होती तो क्रॉस से दिखाते। अब आपको अगला दिया हुआ है, इफ़ द करंट ऑफ 40 एम्पियर इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ को, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया। आउटवर्ड भी आ रही है, और आउटवर्ड आएगी तो कहाँ है? आउटवर्ड मेरी उंगलियाँ साउथ से कहाँ जा रही हैं? ऊपर की तरफ को, दैट इज साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। अच्छा, यहाँ करंट जा रहा है साउथ टू नॉर्थ। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द वेस्ट ऑफ द वायर 2 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वेस्ट ये हो गई, यहाँ पे निकालना है, ये वेस्ट साइड है, 2 मीटर्स पे है। यहाँ कितना होगा? तो देखिए फिर से, मेरे अंगूठा यहाँ है, राइट हैंड है मेरा, राइट हैंड का मेरा अंगूठा है, मैं उंगलियाँ घुमाऊंगी, इधर मेरी उंगलियाँ अंदर जा रही है,
घूम के इस तरफ आऊँगी तो कैसे उंगलियाँ ऊपर को आ रही हैं, द फील्ड इज कमिंग आउटवर्ड, फील्ड आउटवर्ड। और रही बात फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला इज़ वेरी सिंपल, आपने तो सीधा ये लिखना है कि B इज़ इक्वल टू क्या होता है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन x। सो यहाँ पर आपको ये इसकी वैल्यू 10⁻⁻⁷। 2 करंट कितना दिया हुआ है इन्होंने, 40 एम्पियर्स का जा रहा है, 40 डिवाइडेड बाय कितने डिस्टेंस पे है, 2 मीटर्स, और ईजी 40 into 10⁻⁷, so this is 4 into 10⁻⁻6 Tesla. This is here, and from right hand palm rule, field is coming out of plane of paper, मेरी उंगलियां से निकल के आ रही हैं, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये आपको इनफाइनाइट लेंथ ये दिया हुआ है, वायर दी हुई है, ठीक है, और पॉइंट पी ऑन इट्स अलॉन्ग इट्स एक्सेस ही रखा, ए डिस्टेंस पे उठा के कर दिया है, ठीक है, तो सेम जगह पे वो जा रहा है। सो हियर यू हैव, यहाँ आपको निकालना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है। So this will be equal to what? This is what we have. अब यहाँ पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आप इसको देखो उससे भी कर सकते हो कि छोटा सा एलिमेंट ले लो इसके ऊपर, दिस इज DL एलिमेंट, और यहाँ से ये कितनी दूरी पर है, पॉइंट R दूरी पे है या A दूरी पे जो भी है। सो आप इधर पे जो dB की वैल्यू निकालोगे, दैट इज म्यू 0 अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस R वेक्टर लेते थे अपॉन R क्यूब, और यू कैन से राइट इट एज म्यू 0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा है ना, अपॉन R स्क्वेयर। थीटा इज इक्वल टू कितना है इसमें, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो dB इज इक्वल टू 0। सो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वायर, ये आपने याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। Then we have find the magnitude and direction of magnetic field at a center of a equilateral triangle। ये आपको equilateral triangle दिया है, ये मान लीजिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें करंट 10 एम्पियर्स का जो है वो फ्लो कर रहा है। सो इफ सपोज दिस इज द डायरेक्शन इन विच द करंट इज फ्लोइंग, कितना 10 एम्पियर्स का करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है। फाइंड द एट द सेंटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके सेंटर पे जो है वो आपको निकालना है कितना एंगल, ठीक है। सो दैट मीन्स इसके सेंटर पे निकालना है, तो आप इसको ऐसे ज्वाइन करोगे, जैसे स्क्वायर वाला केस था, इसको भी आप ऐसे ज्वाइन कर दोगे। P इज द पॉइंट इन द सेंटर ऑफ दिस, सो दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये कितने एंगल है, सारे 60 डिग्री के एंगल्स हैं, तो दैट मीन्स दिस एंगल इज हाउ मच, ये पूरा 60 है, दिस इसका जो सेंटर पॉइंट होता है दैट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जोड़ते हैं, तो दिस इज 30, ये भी 30, और ये पॉइंट है। यहाँ से हमने इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालना है, क्योंकि हमेशा जब निकालते हैं तो वी ऑलवेज टेक इनटू अकाउंट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मान लीजिए x है ना, तो अगर ये 90 है तो डेफिनेटली ये भी 30 हो गया आपका, ये भी 30 हो गया, सॉरी 30 नहीं 60, क्योंकि 90 30 60 सेंटर पे एंगल 60 डिग्री बना रहे हैं। यही बेसिक ज्योमेट्री है जो आपको लगाने आनी चाहिए, ठीक है ना। सो दिस इज 30, ये तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए x ले लेते हैं, x जो है
perpendicular distance of point P from AB. This is A, this is B, this is C. और सेम सिमेट्री होती है पूरा ट्राइक्युलेटर ट्राइंग। ए बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, सो x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि x इज इक्वल टू वॉट। तो अगर ये x है और ये साइड क्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दी है, तो दैट मीन्स दिस इज़ 2, दिस इज़ 2, 4 सेंटीमीटर की होगी। सो यहाँ पे ओ पॉइंट ले लेते हैं। सो इन ट्रायंगल पी ए ओ, अगर इस ट्रायंगल में देखें तो x अपॉन 2, x क्या है, x अगर इस एंगल से अगर आप देखते हैं 60 डिग्री के हिसाब से, तो x इज़ बेस, x इज़ बेस अपॉन 2 इज़ व्हाट, परपेंडिकुलर। सो दिस इज़ इक्वल टू tan थीटा। सो x अपॉन 2 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 2 tan 60 डिग्री। 60 डिग्री से दिस इज इक्वल टू, सॉरी परपेंडिकुलर, तो ये तो बेस हो गया ना, ओहो हो, दिस इज कॉट, कॉट कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कॉट 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 cot 60, or you can write it as 2 upon tan 60. Tan 60 is under root 3, so x is equal to 2 upon under root 3. x की वैल्यू पता लग गई आपको। नाउ अब अगर यहाँ देखो ये डायरेक्शन है मेरी करंट की, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी एट P is going inward. So this BAB will be equal to mu 0 upon 4 pi epsilon 0. अब ये फाइनाइट इसकी है, सो इट विल बी नॉट, अगर इनफाइनाइट होती तो 2i/x हो जाना था, इट विल बी i अपॉन x साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। यहाँ पर आपको x की वैल्यू आपने निकाल ली है, म्यू 0.4 की जगह आप लिखेंगे 10⁻⁻⁷ 4 पाई एप्सिलॉन ए। आई की जगह आप लिखेंगे 10 एम्पियर्स, x की जगह डालेंगे आप 2√3 साइन फाई 1, साइन फाई 1, ये एंगल कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, √3 अपॉन 2 into 10⁻⁻⁶, sin 60 is equal to how much, √3/2 plus √3/2. This is equal to √3/2 into 10⁻⁶, ये कितना हो जाएगा, 2 √3 plus √3, 2 √3. So this 2 and 2 is going to get cancel. क्या बचा आपका, √3 into √3 divided by 2 into 10⁻⁻⁶. This is equal to 3/2 into 10⁻⁻⁶ टेस्ला। अब ऐसे सेम तीनों वायर से होगा, तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा, नेट फील्ड B एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू B AB के कारण प्लस B BC के कारण प्लस B CA के कारण, और all of them are in downward direction, है ना। this if you see this is the direction it's going down. so कितने इन सबको प्लस कर दोगे कितना हो जाएगा आंसर, यहाँ लिख दूँ आंसर, 3 times this, so 9/2 into 10⁻⁻⁶ Tesla, that is 4.5 into 10⁻⁻⁶ Tesla। ठीक है, डायरेक्शन डाउनवर्ड। अब 8th क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P A B। ये वायर आपकी यहाँ से यहाँ तक है,
ये एक एंड है, ये एक एंड है, ठीक है। एट पॉइंट P, ये P पॉइंट पे निकालना, ये इधर दिया हुआ है एट पॉइंट P, और D मान लीजिए ये डिस्टेंस दिया हुआ है। इफ़ AB इज़ लेंथ ऑफ द कंडक्टर कैरिंग करंट 10 एम्पियर, जिसमें जो करंट जा रहा है वो 10 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा है। आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे आप इसकी वैल्यू भाई? ये डिस्टेंस D है, लेकिन हम जो डिस्टेंस लेते थे वो हमेशा क्या लेते थे? परपेंडिकुलर लेते थे। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसको एक्सटेंड कर देंगे पीछे की तरफ को, और ये डिस्टेंस जो है ये भी दिया हुआ है, ऐसे परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है ना इसके ऊपर। ये थी 30 डिग्री और ये 60 डिग्री है। तो हमें तो ये डिस्टेंस से मतलब होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये x, ठीक है। इसको हम लेते हैं। सो लेट्स PT जो है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर फ्रॉम P इज इक्वल टू से x। इसकी ज़रूरत है, ये x की वैल्यू हमें चाहिए। अब अगर ये x है, ये D है, तो हम x को D के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे x कैन बी रिटन एज, इस ट्रायंगल को देखें, इन ट्रायंगल ATP, अगर x जो है, अगर ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है इन्होंने, तो x किसकी तरह एक्ट कर रहा है? बेस। x इज इक्वल टू बेस ऑफ ट्रायंगल ATP। बेस क्या होता है? हाइपोटेनस इनटू कॉस थीटा। हाइपोटेनस क्या है? D cos 30 डिग्री। cos 30 इज इक्वल टू हाउ मच? √3/2। सो D इंटू cos 30, हाँ, √3/2। सो दिस विल बी √3/2। ये आपकी x की वैल्यू पता लग गई। अब रही बात φ1 की वैल्यू और φ2। तो एक एंगल होता है इसके ऊपर की तरफ जाता है, दूसरा एंगल जो नीचे वाली साइड, जो वायर है उसकी ऊपर वाली साइड को एक एंगल φ1 जाता है। दिस एंगल इज φ1, क्योंकि ये ऊपर वाली साइड को जोड़ रहा है। अब दूसरा एंगल देखना है जो इसकी नीचे वाली साइड को जोड़ रहा है। तो नीचे वाली साइड को, और वो किस तरफ को जाता है? नीचे की तरफ, लेकिन ये 30 डिग्री कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो दैट इज़, हम यहाँ से घूमेंगे नीचे की तरफ को, घूमते 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 यहाँ पहुँचे, तब हमें ये नीचे वाला हिस्सा मिला। यानी ये कितना हो गया? 360 माइनस 30 डिग्री, ये एंगल होगा। तो φ1 जो है वो तो ठीक है, 60 डिग्री अपवर्ड, है ना। और φ2 कहाँ को होता था? डाउनवर्ड। हम डाउनवर्ड लेते थे ना, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नीचे की तरफ को। तो जब हम नीचे की तरफ को कहाँ से चल रहे हैं? यहाँ से चल रहे हैं, परपेंडिकुलर से ये गए, तो जाते 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 इस पॉइंट पे मिले। तो ये कितना हुआ? दिस इज 360 माइनस 30। सो दिस इतना डिग्री। अभी मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर रही थी 30, क्योंकि वैल्यू भी हमें निकालनी है φ2 की। सो आपका B की वैल्यू कितनी बताई थी? B इज इक्वल टू कितना होता है? μ0/4π I/x sin φ1 प्लस साइन φ2। तो ये हो गया आपका 10⁻⁻⁷। करंट दे दिया उन्होंने 10 एम्पियर। डिस्टेंस आपने निकाल लिया D इंटू √3/2, है ना। और ये हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री प्लस साइन 360 माइनस 30। मैंने इसको इसलिए स्पेशली रखा क्या कि हम इसको वैल्यू निकाल सकें। ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 2/D √3 इंटू 10⁻⁻⁶। साइन 60 तो आपका √3/2 है। ये कितना हो जाएगा? ऑल सिल्वर टी कप्स याद है कुछ? 360 साइन 360 माइनस 30 डिग्री है। तो साइन का क्या होगा? 360 में साइन ने साइन ही रहना होता है, साइन 30 डिग्री, और 360 माइनस थीटा है, 360 माइनस थीटा। ऑल सिल्वर टी कप्स, ये वाला क्वाड्रेंट है 360 माइनस थीटा का। यहाँ सिर्फ कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आती है, बाकी सब नेगेटिव होती है। तो ये 360 माइनस थीटा विल बी माइनस साइन, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस साइन 30 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू 2/D √3
इंटू 10⁻⁻6 √3/2 माइनस हाफ। ये आपका आ जाना था 2/d/√3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू √3 - 1/2, 2 से 2 कट जाना था। दिस इज द आंसर, दिस मच टेस्ला। ये आपका मैं कर रही हूँ, ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ। अब यहाँ पे भी देखो ये तार कैसी ली है मैंने, यहाँ से यहाँ तक की एक तार है जो इस एंड पे क्या जा रही है, इनफाइनाइट, ठीक है। और ये पॉइंट है जहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये डिस्टेंस डी पर है, और यहाँ एक एंगल दिया हुआ है 45। तो हमें तो ये डिस्टेंस से मतलब नहीं होता, हमारा तो क्या होता है, जो वायर है उससे हम लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वायर को क्या करना पड़ेगा, पीछे खींच के लेना पड़ेगा, और यहाँ से मैं फिर एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ करूँगी। तो ये परपेंडिकुलर जो है, दिस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हुआ है ना। तो अगर ये 45 है, ये 45 डिग्री है, ये 90 है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन आ गई। तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल भी 45 डिग्री का हो गया। ये डिस्टेंस हमारे काम का है। तो जैसे मैंने यहाँ पर x डिस्टेंस निकाला था, आप यहाँ पर x डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ x डिस्टेंस, x किसकी तरह एक्ट करेगा, अगर ये दिस इज एंगल 45, तो 45 के सामने ये किसकी तरह जो है, दिस इट्स बिहेविंग, ठीक है। तो अगर ये 45 है, आपको ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है, तो यहाँ से निकाल लीजिए ये वैल्यू, ठीक है। तो अब ये वैल्यू निकाल के x की, एक बार आप x की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। जैसे दिस इज़ व्हाट यू हैव, x किसकी तरह बिहेव करेगा, इसको नाम दे देते हैं, ये पॉइंट x है, और इसका दूसरा एंड तो हमें पता ही नहीं है। ये हमने O बनाया, परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ किया, तो ट्रायंगल XOP में स्मॉल x किसकी तरह बिहेव कर रहा है, परपेंडिकुलर की तरह बिहेव कर रहा है। परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा होता है। हाइपोटेनस क्या है, d साइन 45। यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी x की वैल्यू आ गई d/√2, है ना। x की वैल्यू क्लियर होगी। रही बात ये कहाँ पे जा रहा है, दिस एंड इज गोइंग टू इन्फिनिटी, तो ऊपर वाला एंड, सो 5/1 इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, इन्फिनिटी पे जा रहा है। 5/2 आपको निकालना है। 5/2 क्या होगा, जो इस एंड को छू रहा है, ठीक है। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से उस एंड को छू रहा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहाँ से नीचे की तरफ चलेंगे, तो ऐसे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, और फिर यहाँ छुएगा इसको। तो ये कितना एंगल है, तो आपको ये एंगल पता होना चाहिए। अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये वाला एंगल कितना है, बीच वाला, ये भी 45 है, तो ये कितना हो जाएगा 360 - 45, यानी आपका ये इस 5/2 की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में हो जाएगी 360 - 45। समझ में आ गया। तो यानी x को भी निकालना था, 5/1 5/2 भी, आंख बंद करके नहीं। ये जो क्वेश्चंस हैं दोनों, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, HP बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, प्लीज़ इन ऐसे क्वेश्चंस को भी करके देखें सर। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, मेरा टाइम बहुत लंबा हो रहा है वीडियो का, सो लेट्स सी व्हाट इज दिस लास्ट क्वेश्चन वी हैव। द एलिमेंट DL, दी वैक्टर दिया हुआ है आपको, सो DL वैक्टर इज गिवन इज इक्वल टू dxi कैप, है ना, विच इज इक्वल टू हाउ मच, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर मीन्स 10⁻⁻2 मीटर्स दिया हुआ है, ठीक है। सो आप DL वैक्टर जो है आप उसको लिख सकते हैं 10⁻⁻2 i कैप ना। एक अगर i कैप की जगह x डायरेक्शन भी बोला था तब भी यही लिखना था। द प्लेस एट अ ओरिजिन, इसको ये कहाँ पे, ओरिजिन पे, एंड कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम, I इज गिवन 10 एम्पियर्स। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन y एक्सिस एट डिस्टेंस, y एक्सिस पे डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्टेंस r है वो कहाँ पर है, r ऑन y एक्सिस है वो, तो equals to 0.5 meters, so it is equal to how much, 0.5 j कैप दिया हुआ है आपको,
ठीक है। आपसे डी निकालने को बोला क्या है, इस प्लेस इन द ओरिजिन कैरिंग करंट इज व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। सो डी बी वैक्टर आपसे पूछा हुआ है, डी बी वैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू 0/4 पाई आई डी एल क्रॉस r vector divided by r square. So this is equal to mu 0/4 pi. I is how much, 10 amperes, into dl. dl is what, 10 raised to the power minus 2 I cap cross 0.5 j cap divided by r square. So अगर r वेक्टर है 0.5 j, तो r का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ दिस, आपका ये 0.5 ही रहना है मैग्नीट्यूड इसका, क्योंकि 0.5 का स्क्वायर होना है, वही 0.5 बाहर, 0.5 इंटू 0.5 विच इज़ इक्वल टू 0.5 बाहर आ जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 0.5 का क्यूब कर देंगे. दिस इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -7 इंटू 10 इंटू ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -2 इंटू 0.5 इंटू आई क्रॉस जे डिवाइडेड बाय 0.5 का क्यूब. तो यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, एक कट जाएगा. दिस इज 10 रेज टू द पावर -9 -7 + 1 -2 इंटू आई क्रॉस जे इज के कैप डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर. दिस इज 10 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, -8 के कैप, और ये -5 0.5 इंटू 0.5 0.25 विच इज़ इक्वल टू 100/25 इंटू 10 रेज टू -8 के कैप. दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज टू -8 के कैप टेस्ला. क्रॉस प्रोडक्ट भी के साथ भी मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करा दी. ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही. इनको प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बार को सेम क्वेश्चंस को रिपीट करिए. सॉल्यूशंस नहीं देखने हैं, ठीक है. एक बार समझ लिया, उसके बाद क्वेश्चन लिखिए और अपने आप करने की कोशिश करिए. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.